नमस्कार। संविधान संवाद के तीसरे एपिसोड में मैं राजेश रंजन स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं हमारे साथी होस्ट सुरभि कारवां और प्रोफेसर तरनव खेतान। प्रोफेसर तरनव खेतान को सबसे पहले बधाई ऑक्सफोर्ड के वाइस डीन बनने के लिए। और आज हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत के ऊपर। रूल ऑफ लॉ के ऊपर आज हमारी ये बातचीत केंद्रित होगी। ये अलग अलग पार्ट में हम बात करेंगे। इससे पहले की जो 2 एपिसोड हैं वो लाइव लॉ के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप उसे जाकर देख सकते हैं। जी सुरभि। पहला जो सवाल है वो ये कि रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन की बात जो है, कानून के राज की बात है, वो सिद्धांत अगर छोटे शब्दों में कहा जाए तो तरुणा को क्या होगा। और अक्सर एक शब्द आता है कि यहाँ जंगल राज है, इस प्रदेश में जंगल राज है, उस प्रदेश में जंगल राज है। तो कानून के राज को जंगल राज से हम क्या, उन दोनों में फासला है और क्यों एक जंगल राज को एक क्रिटिसिज्म के तौर पे देखा जाता है। और अगर हम भारत की बात करें, हमारा जो देश है एक फ्यूडल सोसाइटी रहा है, जमींदारी रही है, जाति एक बहुत बड़ी हमारी रियलिटी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारी रियलिटी है। और फिर संविधान आने के बाद हमने एक वादा किया कि बराबरी से समाज होगा, कि हम हमारे फ्यूडल पास्ट से दूर, हमारी जमींदारी का जो हमारा इतिहास रहा है हम उससे दूर जाएंगे और कानून के राज पे बात करेंगे। तो ये सारे मेरे सवाल हैं, संविधान, जंगल राज, और इन सब कॉन्टेक्स्ट में कानून के राज का, रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है। धन्यवाद राजेश और सुरभि, आपकी बधाई के लिए भी। एक छोटा सा अमेंडमेंट है कि मैं ऑक्सफोर्ड का वाइस डीन नहीं बना हूँ, ऑक्सफोर्ड की लॉ फैकल्टी का वाइस डीन बना हूँ। तो थोड़ा सा मामूली सा फर्क है। अच्छा, तो आज का हमारा एपिसोड रूल ऑफ लॉ या कानून राज भी बोल सकते हैं उसको, उस पर है। और ये हम जैसे हमने डिस्कस किया, हम संविधानवाद के कुछ मूल सिद्धांतों पर पहले बातचीत करना चाहते हैं, उसके बाद भारत के संविधान में ये सिद्धांत कैसे लागू हुए इसको देखेंगे। तो सबसे पहला संवैधानिक सिद्धांत जो है रूल ऑफ लॉ, आज हमारा वो डिस्कशन है। तो रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, इसका मतलब क्या है। और इसीलिए मैंने अपने बैकग्राउंड में कुछ लोगों ने एलिस इन वंडरलैंड, एक फैंटास्टिक किताब, बहुत ही अच्छी किताब है, पढ़ी होगी। उसमें ये एक तरफ लाल रानी है, लाल पान की रानी, वो एलिस को सजा दे रही है और बोल रही है कि सजा पहले और हम वर्डिक्ट बाद में देंगे, इसकी हम बाद में देखेंगे कि फैसला क्या होता है, वो बाद में देंगे, सजा पहले दे देंगे। तो ये सुनने वाले को शुरू में ही समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो कुछ उल्टा हो रहा है, सजा पहले कैसे हो सकती है, फैसला पहले देना पड़ेगा कि आपने ये जुर्म किया है कि नहीं किया है। तो कानून राज का मूल मकसद ये है कि एक समाज में, एक देश में जो गवर्नेंस हो, जो राज हो, वो कानून के मुताबिक हो, कानून संगत राज हो। तो इसको जंगल राज से जैसे आपने कॉन्ट्रास्ट किया, जंगल में हम क्या मानते हैं कि जो जानवर सबसे बड़ा है, सबसे ताकतवर है, सबसे तेज भाग सकता है, सबसे बड़े नाखून है जिसके, वही राज करता है। जैसे बोलते हैं शेर जंगल का राजा है, क्योंकि शेर की चलती है। हमने पिछले एपिसोड्स में भी बात की थी कि संविधानवाद का मूल मकसद है कि एक समाज में जंगल राज ना हो। हमने कहा था कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, वो सिस्टम बदलना संविधान का मूल मकसद होता है। और उस सिस्टम को बदलने के लिए, वो लाठी भैंस वाली सिस्टम को बदलने के लिए संविधान के पास जो सबसे बड़ा जो संविधान का जो टूल है, जो संविधान जिस साधन को यूज करता है, उसे हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब एक तो कि जो सबसे ताकतवर है सिर्फ उसकी नहीं चलेगी, कानून के हिसाब से, कानून के सिद्धांतों के हिसाब से फैसला होगा। और दूसरा कि रूल ऑफ लॉ, कानून का राज इंसान के राज से भी आप कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति की नहीं चलेगी। ये जंगल राज तो नहीं है, लेकिन एक मायने से ये रजवाड़ों का भी राज नहीं है। जैसे आपने जमींदारी की बात की, फ्यूडल सोसाइटी की बात की, तो किसी भी व्यक्ति या किसी समूह की मन मर्जी का राज नहीं चलेगा।
किसी के भी मन मर्जी का राज नहीं चलेगा। तो कानून राज को हम क्या बोलते हैं? कानून राज का मतलब हुआ कि पहले सारे कानून जो हैं एक समाज के, वो पब्लिक होंगे, जनता को मालूम होना चाहिए कि क्या कानून हैं जो उन पर लागू हैं। इसके लिए कानून सरल होना चाहिए, सामाजिक रूप से अवेलेबल होना चाहिए। हम ये एपिसोड किस लिए बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं कि जनता हमारे संविधान को समझे। तो एक तरह से हम रूल ऑफ लॉ के ही मकसद को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब तक जनता कानून को और संविधान को समझेगी नहीं, उनको मालूम ही नहीं होगा कि उन पर क्या कानून लागू होते हैं। तो वो होना चाहिए। और फिर ये कानून जैसे बोलते हैं कि खूब जल्दी जल्दी नहीं बदलना चाहिए। आप रोज नए कानून बनाओगे और रोज कानून बदलोगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि आज क्या कानून है और कल क्या कानून होगा। तो कानून आपको मालूम होना चाहिए। और यह भी जरूरी है रूल ऑफ लॉ के लिए। कानून आप कुछ भी बना दो और आप मनमर्जी फैसले दो कानून को एक तरफ रख के, तो वो भी नहीं चलेगा। तो कानून जैसे बने हैं वैसे ही उन कानूनों को ईमानदारी से लागू करो। एक ईमानदारी से उस कानून को राजनेता, उस कानून को अफसरशाही, उस कानून को न्यायपालिका लागू करे, लोगों पर जो कानून है वही लगाए, तभी वो कानून का राज कहा जाता है और जंगल राज नहीं होगा। तो ये रूल ऑफ लॉ के बुनियादी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। प्रोफेसर खेतान, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल के दिनों में जो हमने देखा भारत के संदर्भ में, ये कहा जा सकता है कि रूल ऑफ लॉ पे एक तरीके से ये हमला है और संकट है। जो पुलिसिया तानाशाही जिसे हम आमतौर पे कहते हैं, उसका एक रूप हमने देखा। तो रूल ऑफ लॉ एक तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को एक विवेक के अनुसार शक्तियां देता है। ऐसे में मेरा सवाल यह है कि इन शक्तियों पर कितना रोक लगाया जाए ताकि समाज में इस सिद्धांत का पालन हो सके और एक पुलिसिया तानाशाही जिसे हम कहते हैं या पुलिस का राज जिसे हम कहते हैं वो नहीं हो। जो भारत में स्वाधीनता आने के बाद ये एक उम्मीद थी कि कानून संगत कानून राज बनेगा, क्योंकि अंग्रेजी प्रशासन के दौरान जैसे सुरभि जी ने पूछा कि संविधान में रूल ऑफ लॉ की क्या महत्वता है, तो अंग्रेजी प्रशासन दुनिया को दिखाने के लिए तो भारत में उन्होंने खूब कानून पास किए, इंडियन पिनल कोड पास किया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पास किया। तो ये हाथी के दांत थे, दुनिया को दिखाने के लिए थे, लेकिन सारे पावर्स प्रशासन के पास और पुलिस के पास थे, वो मनमर्जी करते थे। हमारा ये दुर्भाग्य रहा है कि संविधान लागू होने के बावजूद भी हमने जो ब्रितानी प्रशासन से जो औपनिवेशिक पुलिस व्यवस्था हमने जो पाई विरासत में अंग्रेजों से, वो हमने नहीं बदली है। तो आज भी हमारे देश में पुलिस राज तो है, कानून राज नहीं। और ये हाथरस तो का जो मुद्दा है वो इसका लेटेस्ट इसका एग्जाम्पल है एक। लेकिन हमेशा से ही हम जानते हैं कि भारत में पुलिस मनमर्जी करती है। अब यहाँ पे बाकी देशों में आप परेशानी में हो तो आप सबसे पहले एक पुलिस वाले को ढूंढोगे कि भाई मुझे ये परेशानी है। भारत में पुलिस वाले को देखने से परेशानी हो जाती है कि भाई पुलिस वाला आ रहा है, भागो यहाँ से। तो पुलिस का एक खौफ सा है। और जो लॉ स्कूल की शुरुआत में हमारे क्रिमिनल लॉ प्रोफेसर्स ये बात कहते थे कि जो पड़ोस के थाने में जो दरोगा है उसका जितना खौफ है, उसकी पावर का वो मतलब कुछ भी करने का एक तरह से उनको एक खुला छूट, एक तरह से जनता में भय है पुलिस खाकी वर्दी वालों का जिनको बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुरभि जी, बिल्कुल। क्योंकि देखिए पुलिस जनता के सेवक होने चाहिए, लेकिन पुलिस राज्य का वो अंग है जो जनता से सबसे करीबी अंग है। और एक स्टेट का, एक राज्य का जो सबसे बलवान अंग होता है, जो जनता पर जो अपनी ताकत दिखा सके, वो भी पुलिस और जेलर के पास होते हैं। और वो ताकत भारत में न्याय संगत तभी हो सकती है जब कानून के अनुसार उसका उपयोग हो। लेकिन तो भारत में कानून सारे ठीक हैं।
आप पुलिस को आपको मारने का अधिकार नहीं है, आपकी पिटाई करने का अधिकार नहीं है, बहुत सारे टॉर्चर बिल्कुल इलीगल है, लेकिन ये सबको पता है कि आपको थाने में बंद होकर पहले दिन तो पिटाई होनी ही होनी है, और वो काफी बार सजा के लिए भी नहीं है कोई, चाहे आपके पास उनके पास सबूत हो नहीं हो। तो ये सारे पुलिस राज का जो सिस्टम है वो कानून राज के खिलाफ है, और इसीलिए पुलिस अब थोड़ी उनके पास पावर थे कि वो उस लड़की की लाश को जला दें और कर दे, लेकिन ये सब तो कानून एक तरफ है। इंडिया में हम कानून राज का अंग्रेजों की तरह ही पालन कर रहे हैं, कानून तो बना दिया हमने दिखाने के लिए हाथी दांत की तरह, पर उसका पालन पुलिस नहीं कर रही, और वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि जो इंसेंटिव्स है पुलिस के पास वो गलत इंसेंटिव्स हैं। एक तो जो राजनेताओं की जो पकड़ है पुलिस पर, उससे पुलिस कानून को फॉलो नहीं करके ऊपर से जो ऑर्डर आता है उसको फॉलो करते हैं, एक उन केसों में जिसमें राजनीतिक अंग है, जो पॉलिटिकल केस बोलते हैं, जैसे हाथरस का केस है, और बाकी केस में वो अपनी शक्ति दिखाते हैं कि भाई तुम गरीब हो, मैं पुलिस वाला हूँ, पिटाई तो करूंगा ही। तो इसलिए दोनों तरफ से ही कानून राज नहीं। आई थिंक जो प्रकाश सिंह का जो केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी है कि पुलिस को कैसे रिफॉर्म किया जाए, उसमें एक बात ये भी थी कि पुलिस की उनके अपॉइंटमेंट में, उनके ट्रांसफर में को एक जो कंट्रोल जो उसका राजनेताओं के पास है कि जब मर्जी जिस पुलिस वाले को कहीं भी ट्रांसफर कर दिया, अपॉइंट कर दिया, हटा दिया, वो पावर एक पुलिस से दूर की जाए, और एक रिड्रेसल, कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम की भी बात की गई थी कि पुलिस अगर कुछ अपनी पावर को उसका एक्सेस करे, अति करे, तो आप उसमें कंप्लेन भी कर सकते हैं। पर दुर्भाग्य से वो कभी अभी फॉलो नहीं हुई है, उस केस को भी कई साल हो गए हैं। और मुझे लगता है कि पुलिस के साथ भी एक और चीज जो हमारे सोसाइटी का जो है कि कास्ट हमारी रियलिटी है आज की डेट में भी, 70 साल के बाद आजादी के भी, हमारी जो फ्यूडल इंस्टिंक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी से वो पूरी खत्म नहीं हुए हैं। तो वो भी मुझे लगता है कि कानून के राज की अगर हम बात करें कि रूल ऑफ लॉ हो, उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बाधा बन जाते हैं। बिल्कुल, देखिए जातिवाद समता के खिलाफ है, और जो हमारे से इंडिया में आप पैदा होते हो, बड़े होते हो, चाहे आप जातिवाद को करीब से ना भी देखो, तो उसकी जो असमानता है वो अपने अंदर रग रग में कूट कूट के भर दी जाती है, और वही जो असमानता है फिर ऑफिशियल जो रोल्स होते हैं उसमें प्रतिबिंबित हो जाते हैं। तो पुलिस वाला खुद को वो लाठी वाला जमींदार मान लेता है। तो ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और प्रकाश सिंह के केस की जो आपने चर्चा की थी, देखिए उसके नहीं इम्प्लीमेंट होने का एक बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण ये है कि जो पुलिसिंग है, संविधान पुलिस के जो पावर्स हैं वो केंद्र को ना देके, सेंटर को ना देके राज्यों को दिए, स्टेट के पास, ठीक है। तो अब सेंटर को लगा कि भाई सारे पावर्स तो पुलिस के स्टेट के पास है, हमारा क्या होगा, तो उन्होंने अपना पुलिस बल बना लिया सीबीआई। तो सीबीआई सेंटर की पुलिस है और हर स्टेट का अपना पुलिस है। अब सीबीआई कहां से बनी भाई, जब सेंटर के पास पुलिस बल के पावर्स ही नहीं है, तो सीबीआई कैसे बना सकती है वो? तो वो असंवैधानिक जो काम हुआ है उस पर जुडिशरी ने आज तक, गुवाहाटी हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बोला कि भाई सीबीआई बनाने के केंद्र के पास कोई पावर्स नहीं है, शायद गुवाहाटी हाईकोर्ट ही था और उसने सीबीआई का जो एक्ट था, दिल्ली पुलिस स्पेशल पावर्स एक्ट, उसको खारिज कर दिया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस केस पर गुवाहाटी हाईकोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगा दिया और वो काफी सालों से स्टे चल रहा है। तो सबके पास अपनी अपनी पुलिस बल है, सब उसको पॉलिटिकली अब्यूज करते हैं, सब अति करते हैं उसको करने के लिए। यह कोई नहीं समझता कि भाई आज हम शासन में हैं और हम उसका अब्यूज करेंगे, कल हम विपक्ष में भी तो हो सकते हैं, फिर हमारे पीछे आएंगे। तब चिदम्बरम को जैसे इन्होंने जेल में डाल दिया। आज हमारे यहाँ अगर कानूनी व्यवस्था होती और कानून राज होता, तो एक सरकार, जो पिछली सरकार जो विपक्ष में है, उसके नेताओं के खिलाफ या जो जनता में, देखिए कानून राज में अब सिर्फ इसलिए कि आपके राजनीतिक विरोधी हैं, उनके खिलाफ आप कानूनी व्यवस्था का दुरुपयोग करोगे,
तो यह फिर जंगल राज कहलाता है। और कानून राज के लिए जरूरी है कि पुलिस बिल्कुल राजनीतिक प्रेशर से अलग रहे और जो आज के नेता हैं उनके प्रेशर से काम ना करें। बिल्कुल। हमने जैसे जो राजेश का सवाल था, निरंकुश शासन, तानाशाही सरकारों और उनके तानाशाही तरीकों की बात की, पर इसमें एक चीज ये है जो पेपर हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी ये बात हुई है कि आज की डेट में कोई राजा हमारे सामने नहीं है, कोई लाल पान की रानी हमारे सामने नहीं है जो हमें डिक्टेट कर रही है कि मैं पहले तुम्हें सजा दूंगी बाद में फैसला होगा। तो जो रूल ऑफ लॉ के को नहीं पालन करने के जो सिस्टम है, जो तानाशाही है, वो थोड़ी इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, वो थोड़ी छुपी हुई है। तो वो कैसे रूल ऑफ लॉ पर इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि पहले जैसा आज की डेट में हिंदुस्तान में राजा नहीं है, पर फिर भी हम कह रहे हैं कि हम पूरी तरह एक रूल ऑफ लॉ के सिस्टम में नहीं है, अभी भी जंगल राज की प्रवृत्तियां हैं। तो वो इनडायरेक्टनेस पे अगर आप बात कर सकें तो बिल्कुल, एक तरह से ये जो इनडायरेक्ट जंगल राज है ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बिल्कुल आपके सामने अगर तानाशाही चल रही है, जंगल राज चल रहा है, सरकार मान लीजिए आज कानून पास कर देती है कि भाई विपक्ष के जितने भी नेता हैं इन सबको हम जेल में डालेंगे, तो जनता को सबको नजर आ रहा है कि भाई खुल्लम खुल्ला आप बदमाशी कर रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो। लेकिन ये जो बोलते हैं ना अंग्रेजी में वो वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग की मेमने की खाल भेड़िए ने ओढ़ ली है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वास्तविकता में तो वो भेड़िया है पर वो मेमने की खाल में घूम रहा है। तो ये जो, या हाथी दांत वाले भी आप बात कर सकते हैं, तो दिखावा कुछ और है और अंदर से कुछ हो रहा है। तो इसमें लेजिटिमेसी जो होती है सरकार की कि भाई देखिए आज की दुनिया में कोई भी सरकार जो खुल्लम खुल्ला रूल ऑफ लॉ का पालन ना करे, उसकी लेजिटिमेसी, उसकी वैधता पर एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इसलिए जरूरी इनके लिए हो जाता है कि ये ऐसा प्रिटेंड करें कि मतलब पाखंड करें कि हम रूल ऑफ लॉ का पालन कर रहे हैं, हम कानून राज का पालन कर रहे हैं, दिखाने के लिए सब कानून का पालन करते हैं, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वहां प्रॉब्लम है। और ये मैं देखिए ऐसी बात नहीं है कि खाली इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम, वो इम्प्लीमेंटेशन, गलत इम्प्लीमेंटेशन किस लिए पॉसिबल है, क्योंकि कुछ कानून हमारे ऐसे हैं जो बहुत ही ब्रॉड हैं, बहुत ही वेग हैं। या ऐसा एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सेडिशन का कानून है हमारे यहाँ कि जैसे सेडिशन को हम हिंदी में बोल सकते हैं राजद्रोह। कि राजद्रोह का जो कानून है ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है और इसकी लोकतांत्रिक देश में कोई जगह नहीं है, लेकिन हमने अंग्रेजों के बहुत सारे कानून नहीं बदले तो ये भी नहीं बदला है। तो राजद्रोह का जो कानून है उसमें आप देश को अगर खत्म करने की बात करें तब वो कानून लागू होता है, और वो भी अगर आप हिंसा के उपयोग से देश तोड़ने की बात करें। तो कोई भी अहिंसक बात राजद्रोह के कानून के अंदर आ ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल क्लियर फैसला है ये। और पार्टी या सरकार के खिलाफ कुछ बोलना तो राजद्रोह हो ही नहीं सकता, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कानून में। लेकिन पार्टी और सरकार की खिलाफत करने वाले रोज राजद्रोह के कानून में जेल में डाले जा रहे हैं। अब भारत में रूल ऑफ लॉ का ये भी प्रॉब्लम है कि कोई पाखंड ना भी कर रहा हो तो आपका केस 5, 10, 15 साल आराम से चल जाएगा, ठीक है। उसमें 5 साल में से आप 3 साल जेल में आपको डाल भी दिया और फिर आप छूट भी गए, केस जब चला और कोर्ट का फैसला आया, बोला कि नहीं इस केस में तो कोई सबूत नहीं है, भाई 3 साल तो आपके निकल ही गए जेल में। तो आपको वो सजा मिलने के बाद, फैसले के बाद आपको सजा हुई या फैसले के पहले, तो ये वही लाल रानी वाला खेल हो गया ना कि आप राजद्रोह कर रहे हो या ना कर रहे हो, 3 साल तो आपके निकल गए जेल में। तो ये भी रूल ऑफ लॉ का प्रॉब्लम है कि हमारे कोर्ट्स जो इतना टाइम लेते हैं। भाई अंडर ट्रायल का मतलब क्या हुआ, हमारे अंडर ट्रायल जेलों में ज्यादातर लोग अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल का मतलब ये हुआ कि वो जेल में तो हैं लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई फैसला नहीं है, किसी कोर्ट ने नहीं बोला है कि उन्होंने जुर्म किया है। तो भाई सालों साल आप जेल में बिता देते हो बिना किसी कोर्ट के फैसले के आपने कुछ जुर्म किया। तो हमारे
यहाँ पे ये लाल रानी का सिस्टम चल रहा है कि जेल पहले, सजा पहले, फैसला बाद में। तो ये भी प्रॉब्लम है। इंटरेस्टिंगली गांधी जी उन पर राजद्रोह का मामला चला था, तिलक पर भी चला था, और आई थिंक महात्मा गांधी ने इस प्रोविजन को ऐसा कुछ कहा था कि अत्याचारी जो प्रोविजंस हैं उनका राजा है, इस तरह का कुछ, क्वीन ऑफ ऑपरेशन, ऐसा कुछ एग्जैक्ट टर्म मुझे याद नहीं, पर उन्होंने ऐसा कुछ टर्म सेडिशन के प्रोविजन के लिए यूज किया था। और पूरा मतलब जो आप कह रहे हैं कि प्रोसेस अपने आप में एक पनिशमेंट बन जाता है कि फैसला तुम्हारा जो भी आए, हम तुम्हें पहले से एक सबक सिखा रहे हैं बोलने के लिए कि तुम्हें हम पहले से जेल में डाल देते हैं। और यूएपीए, टाडा, पोटा, ये सारे जो कानून हैं आज की डेट में, यूएपीए है, उसमें बेल मिलना बिल्कुल एक असंभव सी बात है, और आप जेल में ही रहते हैं अगर एक बार आप पर मामला शुरू हो गया, वो भी रूल ऑफ लॉ के उस पर सवालिया निशान उठाता है। राजेश? अक्सर ये होता है कि देश और सरकार के बीच का अंतर जो है खत्म कर दिया जाता है और फिर आप जेल चले जाते हैं। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर खेतान की जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का प्रश्न है, यानी रूल ऑफ लॉ का जो प्रिंसिपल है, कानून राज का जो सिद्धांत है, उसकी एक विशेषता बताई गई है कि आप जो सरकार है वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, उत्तरदायी होगी। भारत में सरकार संसद के जरिए भी, या अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं फोर्थ पिलर इंस्टीट्यूशन, चौथे स्तंभ की जो संस्थाएं हैं, उनके प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होती है। पिछले कुछ सालों की स्थिति भी और हालिया स्थिति भी हम देखें, जो कुछ भी संसद में किसान बिल के ऊपर हुआ और जिस तरीके से बिल पारित किया गया, वो भी तो एक संस्थागत स्तर पर, जिसको हम कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक ढंग से संस्थागत तरीके से इसको खत्म किया जा रहा है। आपको लगता है कि जब हम इसे कानून राज के संबंध से जोड़ें तो यह एक खतरे की घंटी है और एक तरीके से अलार्मिंग सिचुएशन है? देखिए, बिल्कुल खतरे की घंटी है। आप मतलब किसी भी सरकार में जो सबसे डेंजरस जो सरकार का एक पार्ट होता है, एक राज्य का पार्ट होता है, तो कार्यपालिका। क्योंकि ना तो संसद के पास बंदूकें होती है और टैंक्स होते हैं और पुलिस होती है, ना ही न्यायपालिका के पास ये चीजें होती हैं। संसद बहस कर सकती है, न्यायपालिका फैसला दे सकता है, लेकिन जो लाठी होती है वो कार्यपालिका के पास ही होती है। कार्यपालिका, जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, उसी के पास मिलिट्री भी होती है, उसी के पास पुलिस भी होती है, उसी के पास सारा जो बंदोबस्त होता है सरकार का, वो कार्यपालिका के पास होता है। इसीलिए किसी भी संवैधानिक सिस्टम में, संविधानवाद में, कार्यपालिका की अकाउंटेबिलिटी बाकी सारे संस्थाओं के प्रति होती है। तो कार्यपालिका को, एग्जीक्यूटिव को संसद में जाके जवाबदेही देनी पड़ती है। वो अगर क्वेश्चन आवर आप सस्पेंड कर दो तो वो नहीं होता है, जैसा अभी हाल में हमारे यहाँ हुआ, लेकिन एक लोकतंत्र में एक संसद के प्रति एक जवाबदेही होती है। एक जवाबदेही जो फोर्थ ब्रांच आपने कहा, इलेक्टोरल कमीशन हुआ या ह्यूमन राइट्स कमीशन हुआ या विमेंस कमीशन हुआ, इनके प्रति होती है एक जवाबदेही, और एक जवाबदेही न्यायपालिका के प्रति होती है। और जो रूल ऑफ लॉ का मेन मकसद होता है वो ये होता है कि सरकार जो भी कुछ करे वो कानून के अनुसार करे, और ये न्यायपालिका का फर्ज होता है कि वो निश्चित करे कि कार्यपालिका कुछ भी ऐसा काम ना करे जो कानून के अनुसार ना हो। तो आप भारत में हम देख रहे हैं पिछले 5 सालों में हर तरह की जवाबदेही कम की जा रही है कार्यपालिका की। कार्यपालिका काफी ज्यादा सशक्त होती जा रही है। तो उसका एक पहलू ये भी है कि न्यायपालिका कमजोर पड़ रही है कार्यपालिका के प्रति, और इसका सीधा सीधा असर पड़ता है रूल ऑफ लॉ पर। तो ये जो प्रशासन है, जो कार्यपालिका है, वो अपनी मनमर्जी ज्यादा कर सकती है जब जजेस कमजोर हो। जी, इसका एक रूप मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रोफेसर खेतान, की जैसे हमने कैग की बात करी, भी हाल में बहुत कैग की एक रिपोर्ट आई थी, या जो आपने कहा CIC जो है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है, हमारे 7 जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर उनके पद खाली हैं, तो क्या इन सब का भी असर पड़ता है? बिल्कुल असर पड़ता है। देखिए कि कानून का जो राज है वो सिर्फ न्यायपालिका नहीं उसको अपहोल्ड कर सकती है। कुछ अब जैसे रूल ऑफ लॉ का एक पहलू ये होता है कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति हो, लेकिन वो जनता के प्रति जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो संस्थाओं के बिना पॉसिबल नहीं है। जैसे इलेक्शन कमीशन देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन का एक बेसिक फर्ज है
कि वो बिल्कुल इम्पार्शियल इलेक्शंस कंडक्ट करे। लेकिन अगर उसमें सरकारी लोग, पार्टी के लोग बैठे हों या पद खाली हों, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन है, अब आपको एक कानून संगत, एक कानून राज वाला समाज चाहिए, रूल ऑफ लॉ वाला समाज चाहिए, तो सरकार की जवाबदेही के लिए ये भी जरूरी है कि वो सारे इंफॉर्मेशन जनता के प्रति, जनता के पास अवेलेबल हो। क्योंकि देखिए, कानून राज का एक बहुत बड़ा पहलू ये है कि ये करप्शन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि अगर कानून राज का बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि सरकार जनता के लिए काम करे और सारी जनता के लिए काम करे, ये नहीं कि अब जनता के एक समूह के लिए काम करें और दूसरे ग्रुप के खिलाफ काम करें। तो सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, चाहे उसको आधी जनता ने ही वोट दिया हो या 30% जनता ने वोट दिया हो, सरकार सबकी होती है। तो अगर कोई सरकार करप्शन करे, और करप्शन के बहुत पहलू हैं, फाइनेंशियल करप्शन, पैसे लेके होता है कि आप घूस खा रहे हो, और लेकिन ये भी करप्शन है कि अगर आप किसी एक धर्म के लोगों के लिए काम कर रहे हो, दूसरे धर्म के खिलाफ काम कर रहे हो, ये भी एक तरह का करप्शन है। तो ये सारे जो कारण हैं, जो रूल ऑफ लॉ, कानून के खिलाफ जो कारण, क्योंकि सरकार ये सब जब काम करती है तो वो कानून के रूप में काम नहीं कर रही है और जनता के लिए काम नहीं कर रही है, वो कुछ पार्टी के लिए काम कर रही है, एक गुट के लिए काम कर रही है। तो जितनी भी संस्थाएं हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि सरकार सिर्फ जनता की भलाई के लिए काम करे, करप्ट ना हो, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन है या फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जो ये निश्चित करती है कि सरकार सारी जनता के लिए काम करे, डिस्क्रिमिनेशन ना करे। तो इन सारी संस्थाओं का एक बहुत बड़ा रोल है यह निश्चित करने के लिए कि कानून राज हमारे समाज में बने। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये सुरभि जी ने जैसे क्रिमिनल लॉ की बात की थी कि हमारा जो क्रिमिनल लॉ सिस्टम है, जैसे सेडिशन का कानून है, ये अंग्रेजी जमाने से चला आ रहा है। तो आज एक कमिटी बैठी है सरकार की, जिसको सरकार ने यह कहा है कि आप 6 महीने के अंदर भारत के समस्त क्रिमिनल कानून का रिफॉर्म करने का एक आप प्रपोजल हमारे सामने पेश करो कि हम वो उनको ये बोला गया है कि आप हम ये जो हमारा सारा क्रिमिनल कानून औपनिवेशिक है, ये कॉलोनियल है, इसको हम भारत के संदर्भ में कैसे इसमें सुधार ला सकते हैं। देखिए, ये बात तो बहुत अच्छी है, इससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। हमारा कानून लोकतांत्रिक बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सेडिशन का कानून दूर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पुलिस के पावर्स कम करने पड़ेंगे, जनता के प्रति पुलिस की जवाबदेही करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो कमिटी बैठी है, इस कमिटी पर सिर्फ 5 मर्द हैं, 5 सवर्ण मर्द हैं जो ऊंची जाति के, और इसमें कोई भी कमजोर वर्ग का कोई इंसान नहीं बैठा है, कोई औरत नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है। सिर्फ 6 महीने दिए गए हैं, और ये कमिटी, आप इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी हमारी आबादी, उसमें कौन जेल जाएगा, किस पर पुलिस क्या करेगी, उसके लिए आपको बहुत टाइम चाहिए, बहुत विचार विमर्श चाहिए। इस कमिटी ने सिर्फ अंग्रेजी में इंटरनेट पर कुछ क्वेश्चन डाल दिए, तो सैकड़ों क्वेश्चन है, ये इनका विचार, ये इनका कंसल्टेशन है, और ये 6 महीने में सारा कानून बदल देंगे। और क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे तो आपके रेंगटे खड़े हो जाएंगे। इन्होंने क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि सेडिशन का कानून हमें खत्म कर देना चाहिए, इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि सेडिशन का कानून क्या हमें और बड़ा करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। तो अब तो ये, जैसे हम बात कर रहे थे कि इनडायरेक्ट और खुल्लम खुल्ला में क्या फर्क है, तो ये शायद खुल्लम खुल्ला ही सरकार की क्रिटिसिज्म को या पार्टी के क्रिटिसिज्म को शायद सेडिशन बना दे। इनका एक क्वेश्चन कमिटी में का एक सवाल, मैं कुछ दिन पहले लाइव लॉ का ही एक वेबिनार था जो सुन रही थी, उसमें एक सवाल सील्ड एनवेलप जो जूरिस्प्रूडेंस है उसको एविडेंस एक्ट का हिस्सा बनाने पर एक सवाल है। जो ट्रांसपेरेंसी के, जो सील्ड एनवेलप का जो ये प्रैक्टिस शुरू हुआ है, वो ट्रांसपेरेंसी के सिद्धांत के बिल्कुल उल्टा जाता है, रूल ऑफ लॉ के, और उस पर सवाल है कि उसे कैसे थोड़ा मजबूत किया जाए या क्या उसे एविडेंस एक्ट का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो बड़ा मतलब डेंजरस सवाल है अगर कहा जाए तो, क्वेश्चनेयर में ये एक ऐसा एक सवाल है।
बिल्कुल। और आई अगर हम थिंक श्रोताओं को ये बता दें, अगर हम सील्ड एनवेलप क्या होता है, कि आपके खिलाफ केस चल रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके खिलाफ केस क्या है, सबूत क्या है। वो सील्ड एनवेलप खाली प्रोसिक्यूशन जो है वो जज को दे देगी और आपको सजा मिल जाएगी, लेकिन आपको मालूम भी नहीं होगा, तो आप डिफेंड कैसे करोगे। एक सवाल ये है कि पुलिस वाले को आप कन्फेशन करते हो, कि आप मान लेते हो पुलिस वाला ने पिटाई की, बोला हाँ भाई हाँ हमने किया था ये काम, वो भी कोर्ट में लागू हो जाएगा। तो ये उपनिवेशवाद के खिलाफ ये कमिटी काम नहीं कर रही है। भारत को अंग्रेजों से भी ज्यादा कॉलोनियल देश बनाने का ये कदम है। कार्य है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम जो फोर्थ पिलर्स की बात कर रहे थे, जिसमें हमने आरटीआई की बात की, आरटीआई में जिस तरह से रीसेंट अमेंडमेंट बदलाव लाया गया है, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की को एक सरकारी विभाग के कर्मचारी की हैसियत पे बना देता है, उनकी इंडिपेंडेंस को, उनकी आजादी को छीन लेता है। पर कुछ मुझे लगता है आयोग ऐसे हैं जो बनाए ही कमजोर गए हैं। जैसे अगर हम जैसे आरटीआई में तो अभी चेंज लाया गया है, बदलाव लाया गया है, जिससे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की आजादी को छीन लिया गया है और उन्हें एक सरकारी विभाग के एक अधिकारी तक की पोजीशन पे ले आया गया है, और उनकी जिसका इम्पैक्ट सीधा सीधा राइट टू इंफॉर्मेशन, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उस पर पड़ेगा। पर मुझे लगता है कुछ जो ये फोर्थ पिलर्स के जो संस्थान हैं, वो बनाए ही इस तरह से गए हैं कि वे सरकार पर ज्यादा सवाल ना उठा सकें। जैसे हम एनएचआरसी की बात कर रहे हैं, तो वो उसका अक्सर एक क्रिटिसिज्म रहता है कि वो एक पेपर टाइगर है, उसके पास पावर ही नहीं है उस तरह से कि वो सरकार अगर मानवाधिकारों का वायलेशन करती है तो वो उस पर कुछ एक्ट कर सके। थोड़ा रिकमेंडरी नेचर है उनका, और ये क्रिटिसिज्म महिला आयोग का भी, एनसीडब्ल्यू का भी रहा है। तरुणा, अभी हमने रीसेंट एग्जाम्पल की बात की, मैं थोड़ा सिद्धांतिक सिद्धांत और थ्योरी की तरफ अगर जाना चाहूँ, तो हमने बात की कि रूल ऑफ लॉ की कुछ शर्तें हैं कि कानून पब्लिक हो, कानून सबके लिए बराबर हो, और बार बार कानून न बदला जाए। इन्हीं सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो रूल ऑफ लॉ का व्यक्तिगत स्वतंत्रता से क्या संबंध है? ये सारी जो आपने शर्तें बताई रूल ऑफ लॉ की, इनका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से क्या जुड़ाव है, क्या लेना देना है? देखिए, व्यक्तिगत हम फोर्थ पिलर पर एक अलग एपिसोड करेंगे, उसमें बहुत पेचीदा इशू है, तो उसको मैं एक तरफ रख देता हूँ अभी। उसमें बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर फ्यूचर एपिसोड के लिए। तो जो सिद्धांत वाली बात आपने की सुरभि, उस पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, एक तो स्वतंत्रता मिलती है आपको मौलिक अधिकारों से, बोलने की स्वतंत्रता जिसको हम फ्री स्पीच बोलते हैं, या धर्म की स्वतंत्रता, आपको अपने धर्म को पालन करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी जाने की, मूवमेंट की स्वतंत्रता है। देश के बहुत भागों में ये स्वतंत्रता लोगों को नहीं मिल रही है, कश्मीर में बहुत टाइम से अभी लोगों के पास ये स्वतंत्रता नहीं है, पर एक संवैधानिक रूप से एक गारंटी है आपको संविधान के रूप की तरफ से। रूल ऑफ लॉ की जो स्वतंत्रता है वो थोड़ी डिफरेंट है। रूल ऑफ लॉ ये मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता नहीं गारंटी करता है। रूल ऑफ लॉ ये स्वतंत्रता आपको देता है कि सरकार आपके खिलाफ बल का प्रयोग सिर्फ कानून के अनुसार करेगी। इसका मतलब कि जो एक जिसको हम इंग्लिश में आर्बिट्ररी बोलते हैं, कि जो मनमानी सरकार नहीं चलेगी। तो एक इंसान, जैसे सिंगापुर देख लीजिए, सिंगापुर में मौलिक अधिकार कम होते हैं लोगों के पास, उसमें थोड़ा अथॉरिटेरियन देश है, ठीक है। तो बिना मौलिक अधिकारों के भी अगर कोई देश रूल ऑफ लॉ का पालन करे, तो उसका मतलब ये होता है कि कानून जो आपको करने की अनुमति देता है, अगर आप उसी दायरे में रहें तो आप चैन की नींद सो सकते हैं। तो ये कानून ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कानून ये बोले कि आप दिन में सिर्फ 2 घंटे, दोपहर 12 बजे से 2 बजे ही बाहर निकल सकते हैं, बाकी सारा टाइम इस सारे देश के लोगों को घर के अंदर रहना पड़ेगा, ठीक है। ये तो अधिकारों को खत्म करने वाला कानून हुआ, लेकिन इसको अगर आप कानून राज के रूप में इसको अगर देखें, तो इसमें यह स्वतंत्रता आपको होगी कि अगर आप इस कानून का पालन करें तो आपको यह गारंटी है कि आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी, सरकार परेशान करेगी। मनमाना
नहीं कानून ना आप पर लगाया जाएगा, और जो कानून है वही लगाया जाएगा। तो आप 3 बजे बाहर निकलेंगे तभी आपको आपके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी। अगर दोबारा से 2 बजे के बीच निकले, मनमाना कानून नहीं चलेगा। तो इसमें भी थोड़ी सी स्वतंत्रता है कि आपको ये पता रहेगा, आपको पता रहे क्या कानून है, और आप बिल्कुल उस कानून का पालन कर रहे हैं एक नागरिक के रूप में, तो फिर आप चैन की नींद सो सकते हैं। तो ये एक जो सेटिस्फैक्शन नागरिक को मिलता है कि सरकार कानूनबद्ध रहेगी, ये स्वतंत्रता रूल ऑफ लॉ देता है एक नागरिक को। अब प्रोफेसर खेतान, रूल ऑफ लॉ की जब हम बात कर रहे हैं, कानून राज के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो एक नाम बहुत प्रमुखता से आती है, एबी डायसी का नाम। तो एबी डायसी का सिद्धांत क्या है रूल ऑफ लॉ के संदर्भ में, और जिस पेपर पे हम आज चर्चा कर रहे हैं, जोसेफ राज का जो पेपर है, वो उस सिद्धांत से कैसे अलग है? देखिए, जो डाइसी एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बहुत बड़े स्कॉलर रहे हुए हैं, और उनका आज तक काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की थिंकिंग पर। उन्होंने अपनी जो फेमस किताब थी उनकी, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें उन्होंने लिखा था कि जो ब्रितानी संविधान है उसके 2 मेन स्तंभ हैं। एक स्तंभ है पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी। पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी को हम हिंदी में संसदीय संप्रभुता कह सकते हैं, कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, संसद के ऊपर कोई नहीं है, और जो संसद कानून के रूप में बोलेगी वही होगा। एक तरफ उन्होंने बोला था ये स्तंभ है, और दूसरा स्तंभ है रूल ऑफ लॉ का, कि रूल ऑफ लॉ मतलब कानून के हिसाब से ही सरकार चलेगी। लेकिन डाइसी का जो समझ थी रूल ऑफ लॉ की, वो काफी संकीर्ण थी। देखिए, ये 100 साल पुरानी बात भी हो चुकी है, 100 साल पहले लिख रहे थे। आज हमारी जो धारणा है रूल ऑफ लॉ के बारे में, जो जोसेफ राज का आर्टिकल हमने पढ़ा था आज, वो काफी डेवलप्ड हो चुकी है। तो डाइसी का यह मानना था कि सरकारी प्रशासन के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। उनका यह मानना था कि रूल ऑफ लॉ का मतलब यह होता है कि जो कानून आम नागरिक पर लागू है वही कानून प्रशासन पर भी लागू होगा। तो इसको अब एक समता के हिसाब से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो किस तरफ जा रहे थे। उनका ये मानना था कि भाई, अगर आपको पुलिस पकड़ सकती है टैक्स नहीं फाइल करने के लिए, तो फिर एक सरकारी अफसर को या राजनेता को या प्रधानमंत्री को भी पुलिस को पकड़ने का अधिकार होना चाहिए टैक्स नहीं फाइल करने के लिए। लेकिन आज हमारी यह धारणा है कि प्रशासन के जो लोग हैं उन पर ऑर्डिनरी कानून तो लागू होना ही चाहिए, पर यह भी है कि डाइसी ने यह नहीं समझा कि प्रशासन के प्रति जो कानून, एक्स्ट्रा कानून हैं, वह ओवर एंड अबव भी हो सकते हैं। डाइसी को यह डर था कि प्रशासन को छूट न दे दी जाए, कि जनता के खिलाफ जो कानून चलते हैं वो तुम्हारे खिलाफ ना हो। लेकिन आज हमारे जो लोकतंत्र में जो कानून होते हैं, इसको एक कानून का एक पहलू है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जनता पर लागू नहीं होता है, वो सिर्फ प्रशासन पर लागू होता है, सिर्फ कार्यपालिका पर लागू होता है। वो कार्यपालिका पर एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगाते हैं। तो जनता पर जो ड्यूटीज हैं उसके नीचे नहीं है, उस पर भी एक्स्ट्रा ड्यूटी इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनके पास पावर्स ज्यादा हैं। तो तुम्हारे पास ज्यादा पावर्स हैं तो तुम्हारे ड्यूटीज भी, तुम्हारे कर्तव्य भी ज्यादा होने चाहिए। तो डाइसी को कुछ लोगों ने गलत समझा कि भाई वो एक्स्ट्रा लॉ भी खराब है, लेकिन डाइसी को सही से हम समझें तो वो उन एक्स्ट्रा कानूनों के खिलाफ नहीं थे। उनका यह मानना था कि प्रशासन के ऊपर कम कानून ना लगे, ज्यादा तो बिल्कुल ठीक है। तो जोसेफ राज का हम जो पेपर पढ़ रहे थे वो ये मानता है कि प्रशासन क्योंकि वो सबसे ताकतवर अंग है सरकार का, इसलिए उसके ऊपर तरह तरह की जवाबदेही होनी चाहिए, और एक आम नागरिक के ऊपर जो जवाबदेही होती है उससे काफी ज्यादा जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि आम नागरिक के पास वो पावर्स नहीं है जो सरकार के पास है। तो ये मेन फर्क है डाइसी और राज को समझने का। लेकिन ये फर्क अगर हम ठीक से समझें डाइसी को, वो अपने संदर्भ में लिख रहे थे जब उनको ये डर था कि प्रशासन को छूट ना दे दी जाए।
आज हम चाहते हैं कि प्रशासन के ऊपर जवाबदेही हो। तो सही रूप से समझे तो ज्यादा फर्क नहीं, वो फर्क फिर चला जाता है। हाँ, जोसेफ राज के पेपर को ही आज हमने पढ़ा है, तो उसी में मेरा ये सवाल था कि आप जैसे आपने कहा कि रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल को डाइसी के नाम से बहुत जोड़ा जाता है, पर वो 100 साल पुरानी बात है। जो आज उसका कॉन्टेक्स्ट है, उसके बारे में जोसेफ राज ने क्या लिखा है, और उन्होंने लॉर्ड बिंघम को उनका एक क्रिटिसिज्म भी दिया है, तो वो क्या है? अगर आप उस पेपर और उनके क्रिटिसिज्म के बारे में बात करें तो थ्योरेटिकल फाउंडेशन के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, दो मेन बातें जोसेफ राज ने इस पेपर में कही है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि कानून राज इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार जनता के हितों की संरक्षक है, कस्टोडियन जिसको उन्होंने कहा है कि सरकार हमारा, इसलिए हमें ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं राज, यह भी एक प्रॉब्लमैटिक वर्ड है क्योंकि राज का जो कॉनोटेशन है वो राजाओं से आता है, लेकिन रूल ऑफ लॉ का जो मूल, उसका जो बुनियादी जो तर्क है वो यह है कि हमें राजा रजवाड़ों के सिस्टम से ही दूर जाना है। तो अभी हिंदी भाषा में हमने इसके अल्टरनेटिव्स नहीं सोच पाए हम अभी तक, लेकिन राज वर्ड में भी वो जो राजापन है वो हटाना है, क्योंकि सरकार हमारी राजा नहीं, हमारी सेवक है, कस्टोडियन है, संरक्षक है, लेकिन वो संरक्षण हमारे सेवक के रूप में है, गार्ड के रूप में है, जमींदार के रूप में नहीं है। तो जनता ऊपर, राजा नीचे, सरकार नीचे। तो वो लैंग्वेज हमें ढूंढना पड़ेगा कि किस लैंग्वेज में इसको एक्सप्रेस करें। लेकिन ये जो कस्टोडियनशिप का जो कॉन्टेक्स्ट, जो कॉन्सेप्ट है, उसका कॉन्सेप्ट एक तो पहले कि सरकार जनता की संरक्षक है लेकिन एज अ गार्ड उनके हितों की रक्षा करने के लिए। दूसरा कि वो सारी जनता की कस्टोडियन है। एक सरकार जनता के 5% की या 10% की या सिर्फ अमीरों की या सिर्फ हिंदुओं की या सिर्फ सवर्णों की या सिर्फ पुरुषों की संरक्षक नहीं हो सकती। कोई भी सरकार हो, किसी ने भी चुनी हो, एक लोकतांत्रिक सरकार की लेजिटिमेसी, उसकी वैधता इसी बात पर निर्भर करती है कि वो सारी जनता की संरक्षक हो और सिर्फ वो पब्लिकली डिक्लेयर्ड कानून के रूप में ही जनता के हितों की सेवा करे। तो ये एक जो डिफेंस है रूल ऑफ लॉ का, ये एक जोसेफ राज का, राज और राज में भी थोड़ी सी गड़बड़ी हो जा रही है, पर जोसेफ राज उनका नाम है, उनका ये डिफेंस है कि इसलिए जो रूल ऑफ लॉ जरूरी है। और जो उनका जो लॉर्ड बिंघम के का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें मेन फर्क यह है कि लॉर्ड बिंघम के मुताबिक हमने जो स्वतंत्रता की बात की कि नागरिक की स्वतंत्रता रूल ऑफ लॉ कैसे प्रोटेक्ट करती है, लॉर्ड बिंघम का मानना था कि रूल ऑफ लॉ एक तो जो उनका एक संकीर्ण कॉन्सेप्ट है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब कि सरकार सिर्फ कानून के हिसाब से ही राज करेगी या सेवा करेगी और सिर्फ कानून का ही पालन करेगी, जैसे कानून लिखा है उसी को वो इन्फोर्स करेगी। ये जोसेफ राज का मानना है। लॉर्ड बिंघम का मानना था कि इसके साथ ही साथ जो मौलिक अधिकार है वो भी रूल ऑफ लॉ के पार्ट हैं। तो हमने जो 12 से 2 वाला कर्फ्यू वाला जो कानून सोचा था, एक कानून है, वो क्लियर कानून है कि जनता सिर्फ 12 बजे से 2 बजे के बीच ही बाहर जा सकती है और उसको बिल्कुल ऑनेस्टी से, बिल्कुल मतलब ईमानदारी से सरकार लागू कर रही है। तो जोसेफ राज के अनुसार वो देश में रूल ऑफ लॉ है पर फंडामेंटल राइट्स नहीं, मौलिक अधिकार, मूवमेंट का मौलिक अधिकार नहीं है। लॉर्ड बिंघम के हिसाब से उस देश में मौलिक अधिकार तो है ही नहीं, रूल ऑफ लॉ भी नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि मौलिक अधिकार भी रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट में शामिल हैं। देखिए, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए क्योंकि जोसेफ राज और लॉर्ड बिंघम दोनों ही ये चाहते हैं कि सरकार रूल ऑफ लॉ का भी पालन करे और मौलिक अधिकारों का भी रिस्पेक्ट करे।
फर्क सिर्फ इतना है कि एक ही कॉन्सेप्ट में दोनों आ जाते हैं या दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। और मेरा विचार यह है कि जोसेफ राज इस मामले में शायद ज्यादा सटीक हैं, ज्यादा सही हैं। वो इसलिए कि हम अपने ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उनमें अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं लाना चाहते। एक कानून राज और मौलिक अधिकार दो अच्छी चीजें हैं, पर दो अलग चीजें हैं। अब एक इंसान का एग्जाम्पल लीजिए, तो एक इंसान होता है जो झूठ बहुत बोलता है, पर वो दूसरों की भलाई भी बहुत करता है, बहुत ही दरिया दिल आदमी है, कोई भी गरीब देख के पैसे दे सकता है, ठीक है। तो वो इंसान अच्छा है या बुरा है, इसको हम सोचें तो उसके दोनों क्वालिटीज को देखना पड़ेगा। या एक मर्डरर हो सकता है जो बहुत ही ईमानदार है, मर्डर भी किया है उसने लेकिन ईमानदारी भी है। तो जिस तरह से एक इंसान में कोई अच्छाई भी हो सकती है और कोई बुराई भी हो सकती है, उसी तरह एक सरकार में भी एक अच्छाई भी हो सकती है और एक बुराई भी हो सकती है, या दोनों अच्छाई भी हो सकती है। तो हम चाहते तो यही है कि एक सरकार कानून का भी पालन करे और मौलिक अधिकारों का भी रेस्पेक्ट करे। लेकिन ये बोलना कि वो दोनों एक ही चीज है, ये तो यही हो गया कि भाई ईमानदारी और दरियादिली एक ही चीज है। नहीं, ये एक चीज नहीं है, अलग अलग अच्छाइयां हैं। तो वो अच्छाइयों को अलग अलग समझने से हम क्रिटिसिज्म जब सरकार की करते हैं तो वो ज्यादा सटीक क्रिटिसिज्म कर पाएंगे कि इस केस में सरकार ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, इस केस में सरकार ने रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन किया है, और इस केस में जैसे हाथरस वाले केस में दोनों का उल्लंघन किया है। तो इससे हमारी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो बनी रहती है। बहुत बहुत तरुणाब, जो मेरा पहला सवाल था उसी में मैं ऐड करके क्यों कहा कि मौलिक अधिकार एक अलग कॉन्सेप्ट है, और एक कंट्री जिसमें ये कानून हो कि 12 से 2 के अलावा आप बाहर नहीं निकलेंगे। भारत जैसे देश में उस कानून को शायद आप फंडामेंटल राइट के हनन के लिए, वायलेशन के लिए आप चैलेंज कर सकते हैं, पर अगर ये कानून है कि 12 से 2 आप बाहर नहीं निकलेंगे और आप उसको एनफोर्स कर रहे हैं, तो वो रूल ऑफ लॉ है। भले उसमें फंडामेंटल राइट का मुद्दा अपने आप में एक अलग है, पर आप इस कॉन्टेक्स्ट में बराबरी के, समता के अधिकार को फिर कैसे देखते हैं? क्योंकि रूल ऑफ लॉ का जहां तक मेरी समझ है एक हिस्सा ये भी है कि कानून जो बने बराबरी से सब पर लागू किया जाए। तो समता की वैल्यू को आप किस तरह देखते हैं रूल ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, तो समता भी एक तरफ, तो समता का मानव अधिकार है हमारे पास, हमारे संविधान में आर्टिकल 14 में और आर्टिकल 15 में, और खास करके भेदभाव विरोधी जो प्रोविजंस हैं वो समता का अधिकार है। रूल ऑफ लॉ में हर तरह की समता का समता की प्रॉमिस नहीं है। जो रूल ऑफ लॉ है उसमें ये नहीं है कि आपको हर तरह से समता का वादा किया गया है। एक तरह की समता है कि जैसा कानून लिखा हुआ है वह सब पर ईमानदारी से एक ही तरह से लागू होगा। लेकिन कानून में खुद भी भेदभाव हो सकता है रूल ऑफ लॉ के मुताबिक, लेकिन वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। आपको एक इंडिया से एग्जांपल दूं तो हमारे यहाँ जैसे हमारे टैक्स लॉ के कानून में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि एक हिंदू परिवार में 5 लोग अगर हैं तो टैक्स भरने के समय उनकी गिनती 6 लोगों की होगी। वो 5 व्यक्ति जो उस परिवार में हैं और एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसको भी एक लीगल पर्सन के रूप में छठा गिन लिया जाता है, ठीक है। तो परिवार की जितनी आय होती है वो 6 लीगल पर्सन्स में बांट दी जाएगी, तो उस पे आपको टैक्स 6 लोगों पे लगेगा। तो हर व्यक्ति का जैसे एक टैक्स का थ्रेशोल्ड होता है, आपको कम टैक्स लगेगा। अगर वही आय 5 व्यक्तियों की मुस्लिम फैमिली हो या क्रिश्चियन फैमिली हो, तो जो वो फैमिली टोटल टैक्स पे कर रही है वो एक हिंदू फैमिली से ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमारे कानून में, टैक्स कानून में एक भेदभाव है। हिंदुओं के प्रति हिंदुओं को एक बेनिफिट मिलता है जो बाकी धर्म के लोगों को नहीं मिलता है। अब मौलिक अधिकार के रूप में देखें, चाहे वो भेदभाव विरोधी मौलिक अधिकार हो या समता वाला मौलिक अधिकार हो आर्टिकल 14 में, तो उसका ये क्लियर उल्लंघन है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को टैक्स बेनिफिट देना।
लेकिन रूल ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये कानून क्लियर है। ये कानून ये नहीं है कि छुपा हुआ है। और अगर इसको हम मान लें कि टैक्स ऑफिशियल्स ईमानदारी से, मोटा मोटी रूप में ईमानदारी से अगर लागू कर रहे हैं, तो इसमें रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन नहीं है। तो इसलिए अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये कानून अच्छा है या बुरा है, तो ये रूल ऑफ लॉ का पालन करता है, ये सिर्फ एक पहलू है कानून की अच्छाई या बुराई का। उसके बाद हमें यह भी देखना पड़ेगा, और यह भी हो सकता है कि कानून रूल ऑफ लॉ को भी फॉलो करे और मौलिक अधिकारों का भी हनन ना करें, और फिर भी बुरा हो सकता है। अब जैसे कोई पॉलिसी हो, चाहे वो किसानों के लिए हो या टैक्स की पॉलिसी हो, बहुत सारी पॉलिसीज हो सकती हैं जो कोई भी मौलिक अधिकार का हनन ना करें, जिसमें मान लीजिए टैक्स कोड ऐसा है कि रईसों पे बहुत कम टैक्स लगता है, सिर्फ 10% टैक्स लगता है, तो हो सकता है उसमें कोई मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, और वो कानून टैक्स पॉलिसी है कि रईसों पे सिर्फ टैक्स, मान लीजिए आपकी 5 करोड़ की आय है अगर वार्षिक, तो आप पे 10% लगता है, और आप 5,000 रुपया कमाते हो तब भी आप पे 10% लगता है। तो ये कानून को हम, कोई भी बुद्धिमान आदमी समझेगा कि ये कानून न्यायपूर्ण कानून, न्याय संगत कानून नहीं है। क्योंकि 5 करोड़ की आय और 5,000 की आय पे आप सेम टैक्स लगा रहे हो, ये न्याय संगत तो नहीं है, पर इसमें रूल ऑफ लॉ का भी हनन नहीं है अगर इसको ईमानदारी से लागू किया जाए। इसमें मौलिक अधिकार का भी हनन नहीं है, तो इसमें फिर आप कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन संसद की जो जवाबदेही है, तो मैं अलग अलग तरीकों की जवाबदेही पे आ रहा हूँ। तो कोर्ट में आप रूल ऑफ लॉ की जवाबदेही डिमांड कर सकते हो, कोर्ट में आप मौलिक अधिकारों की जवाबदेही डिमांड कर सकते हो। जो गलत पॉलिसी की जो जवाबदेही है वो सरकार संसद में है, या फिर इलेक्शन में, संसद अपना काम ना करे तो फिर जनता को अपना काम करना पड़ेगा, और सरकार को बोलना पड़ेगा कि भाई ये टैक्स तुमने चालू किया है तो अब निकलो सरकार से। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर खेतान और सुरभि, आप दोनों का। आज हमने बात किया रूल ऑफ लॉ के ऊपर। हम एक तरीके से आगे इसको संविधानवाद के अलग अलग सिद्धांतों से जोड़ेंगे और आगे बात भी करेंगे। इसके हमारे संविधान सीरीज के, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, पिछले 2 एपिसोड लाइव लॉ के ऊपर उपलब्ध है, आप जाइए उसे देखें। संविधानवाद के सिद्धांतों को, जैसा कि प्रोफेसर खेतान के पीछे जो सांकेतिक अर्थ निकल रहा है पिक्चर के जरिए, पहले सजा और बाद में फैसला, ऐसे अर्थों को हम जमीन के ऊपर उतारेंगे, और जैसे घटनाएं हमारे आसपास हो रही है उसके खिलाफ और उसके इर्द गिर्द हम कुछ सवाल बनाएंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करेंगे, सरकारों की जिम्मेदारी भी तय करेंगे। धन्यवाद प्रोफेसर खेतान, सुरभि। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।